हाय क्लास 10। सो आपको पता है हमारे नेटवर्क इश्यूज की वजह से वी आर रिकॉर्डिंग पर्टिकुलर मीटिंग। सो आई रियली विश कि आप लोगों ने जहाँ तक लास्ट पढ़ाई की थी उससे थोड़ा सा पहले मैं रिवाइंड करके पढ़ाऊंगी ताकि जो पोर्शंस थोड़ा सा कट गया था वो आप लोग को इजीली सुनाई दे। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंस्ट्रक्शन इज please take your pen, your book and your copy right there. Sit properly and please ये वीडियो है, ये रिकॉर्डेड लिंक आपको मिल गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको कभी भी देख लो। नेक्स्ट क्लास में I'm gonna ask questions from you people and then start over. So make sure आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो एंड शांति से इस लिंक को पूरा का पूरा कंप्लीट कर रहे हो, क्योंकि मैं भी अभी ये पूरा का पूरा चैप्टर कोशिश करूंगी खत्म कर। सो या फाइन। सो सबसे पहले वी विल सी फ्यू थिंग्स। Okay. The first thing which I want to show you people is your syllabus. Okay. ये आपको आपका syllabus दिख रहा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। आपका ज्योग्राफी दैट इज HCG पेपर 2 में मैंने आपको ऑलरेडी पैटर्न डिस्कस कर चुका है। अब ये जो भी चैप्टर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं वो चैप्टर है मिनरल चैप्टर का, जिससे एक सेट क्वेश्चन बनता है। ये आपकी बुक में टोटल 3 चैप्टर्स और कुछ कुछ बुक में 2 चैप्टर्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट चैप्टर में आपके जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स है जैसे आयरन और मैंगनीज कॉपर जो आपके सिलेबस में है, और भी बहुत सारे मिनरल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, बट आपके सिलेबस में सिर्फ ये 1 2 3 4 मिनरल्स उनका कंसेप्ट, ओके, एंड उनकी यूजेस और डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपको इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। एंड देन आप बहुत सारे बुक्स में एक ही चैप्टर में कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल रहते हैं आपके। जो लोग हमारे पास पढ़ रहे हैं उनके चैप्टर्स दो अलग अलग चैप्टर्स हैं, एक कन्वेंशनल और एक नॉन कन्वेंशनल। तो जो कन्वेंशनल सोर्सेज में आ रहे हैं आपके सिलेबस में दैट इज कोल, जो मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ, पेट्रोलियम जो हम कर रहे हैं, एंड नेचुरल गैस। इसके क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? डिस्ट्रीब्यूशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। फाइन। साथ साथ इसी चैप्टर में एक और कंसेप्ट आपका एडेड है और वो है हाइडल पावर में सिर्फ भाखरा नंगल डैम और हीराकुंड डैम के बारे में, बहुत सारे डैम्स के और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया आपके बुक्स में, बट आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ ये 2 डैम्स है हाइडल प्रोजेक्ट के साथ। सो हम लोग इन चीजों को कंटिन्यू करने वाले हैं। कमिंग बैक, आज हमने ये सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ ली थी और जहाँ से हमारा नेटवर्क इशू होना शुरू हुआ हम वहां से कंटिन्यू करें। ओके। सो हमने ऑलरेडी पेट्रोलियम पढ़ लिया था और मैंने एक क्वेश्चन बोला था उसको 1000 स्टार्स बना दो, दैट व्हाई इज पेट्रोलियम कॉल्ड एज लिक्विड गैस, सॉरी लिक्विड गोल्ड। क्योंकि उसका एक यूनिट भी, एक 0.01% भी उसका वेस्ट नहीं जाता है और पूरा का पूरा यूज में आता है, पूरा का पूरा उसका यूजेज है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट उसका यूज। फाइन। उसका जो यूज है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये सारी चीजें हमने देखी थी, क्यों और कैसे इसके क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे ऑलरेडी क्लास में। आप एक बार उस पैराग्राफ को पढ़ोगे आपको और ज्यादा क्लियर एक्सपोजर मिल जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। अब उसके हम लोग कुछ एडवांटेजेस पढ़ेंगे, दैट व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। ओके, जस्ट अ सेकेंड।
रियली सॉरी फॉर दिस, थोड़ा पावर कट हो रहा है, ऐसे भी यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे भी मैं अपने घर पे नहीं हूँ। एनीवेज कमिंग बैक टू द एडवांटेजेस, अब देखो क्रूड पेट्रोलियम या फिर पेट्रोलियम जो भी तुम बोलो, व्हाई इज इट सो एडवांटेजेस? इंडिया में उसका प्रोडक्शन बहुत कम है, यानी कि इंडिया में फॉर्मेशन जनरेशन जो है ऑयल का या पेट्रोलियम का वो बहुत ही ज्यादा कम है, फाइन। तो जब भी उसको हम लोग ड्रिल करके निकालते हैं, ऑब्वियसली वो बीनीथ द ग्राउंड हमें मिलता है, ठीक है? तो वो क्रूड पेट्रोलियम बोलते हैं हमें, और वो काफी ज्यादा डार्क कलर का लिक्विड होता है, जो कि जिसका कॉम्पोजिशन मैंने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर दिया। इट इज मेड ऑफ वेरी मच कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इट इज यूज्ड बोथ एज फ्यूल एंड रॉ मटेरियल। मैंने बोला जैसे कि एक कतरा भी उसका वेस्ट नहीं जाता है, तो उसको हर तरीके से यूज किया जा सकता है। उसको फ्यूल की तरह भी यूज कर सकते हैं और उसको रॉ मटेरियल की तरह भी यूज कर सकते हैं फॉर जनरेटिंग पावर। लिक्विड फॉर्म में उसको आप पाइप्स में या व्हीकल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। पेट्रोलियम का डेंसिटी बहुत ज्यादा है। एक वन केजी ऑफ ऑयल कैन जनरेट 10,000 कैल ऑफ एनर्जी, यानी कि सोच लो उसका जो जनरेशन पावर है वो कितना ज्यादा हाई होगा। सो इसके ये आपका बेसिक एडवांटेजेस था। सो अगर आपको एक बेसिक एडवांटेज लिखना है तो आप 3-4 पॉइंट मेंशन कर सकते हो। पहला आपका मेंशन वो किस तरीके का होता है, रॉ किस कलर का होता है, उसको यूज कैसे कर सकते हैं, रॉ भी यूज कर सकते हैं और फ्यूल फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। 1 kg ऑफ ऑयल कैन प्रोड्यूस हाउ मेनी KCl ऑफ एनर्जी, ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। अब इसके मेन कुछ एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेजेस जो है उसको आप फ्यूल की तरह यूज कर सकते हो। उसके बहुत सारे डेरिवेटिव्स भी हैं। डेरिवेटिव्स क्या क्या है उसके? एथेन, डीजल, गैसोलीन, जेट फ्यूल, केरोसिन। बेसिकली बहुत सारे यूजेस हैं। क्या क्या यूजेस है, किन किन फॉर्म में आप यूज कर सकते हो, उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। सो मेक श्योर आप ये सारी चीजें एक बार देख लो, फाइन। उसके बाद पेट्रोलियम को अगर आप रिफाइन कर सकते हो तो उसको आप एक रॉ मटेरियल की तरह यूज कर सकते हो फॉर प्रोडक्शन ऑफ वेरियस पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स क्या होता है? PVC, रबर, सिंथेटिक फाइबर, गैसोलीन, कार्बन ब्लैक, प्रिंटिंग इंक, फिल्म फोटोग्राफी, कॉस्मेटिक पेंट्स। सो इमेजिन पेट्रोलियम से क्या नहीं बनता है। देर आर लॉट एंड लॉट हेल लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन मेक आउट ऑफ पेट्रोलियम, ओके? सो आपके पास इतनी सारी चीजें हैं कि अगर आप उसको रिफाइन कर लो तो आप उनको रॉ मटेरियल की तरह यूज कर सकते हो फॉर सेवरल थिंग्स, ओके? सो ये सारी चीजें आपकी बुक में ऑलरेडी मेंशन की हुई है, जस्ट गो थ्रू इट। देन यू हैव वन मोर, दैट इज पेट्रोलियम इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। पावर जनरेशन के लिए उसको यूज करते हैं हम इंडिया में। स्पेशली इसको यूज कर सकते हैं 2 कारण से, क्योंकि वो बहुत इजीली यू नो और काफी हाई अमाउंट में पावर जनरेट करता है और आपको इजीली एक्सेसिबल है। आपको बहुत कुछ करना नहीं पड़ता है उसके लिए, बहुत बड़ा सेटअप नहीं करना पड़ता है, बस यू हैव टू पे फॉर इट, ओके? नाउ किन किन जगहों पे वो यूज होता है? वो थर्मल स्टेशन पे भी यूज होता है, जो कि ऑयल वेल्स या रिफाइनरीज के आसपास है, राइट? एंड ऑल्सो इन डीजल एंड गैस टर्बाइन स्टेशन, इन जगहों पे भी एडवांटेजेस है क्योंकि ये यूज होता है। तो इसके 3 बेसिक एडवांटेजेस और उसके ऊपर एक पैराग्राफ हमने पढ़ा। 3 एडवांटेजेस में क्या था? सबसे पहला, उसके बहुत सारे हेल लॉट ऑफ डेरिवेटिव्स हैं। उसके साथ हमने पढ़ा था पेट्रोलियम को अगर आप रिफाइन कर देते हो तो आप उसको एज रॉ मटेरियल यूज कर सकते हो फॉर फोटोग्राफी वाला जो उनका पेपर आता है वो। Then they have rubber, synthetic fiber, carbon, then ink, इतनी सारी चीजें, cosmetics, there are lot of things जिस मतलब पेट्रोलियम जिसके लिए यूज हो सकता है। देन अगेन पेट्रोलियम पावर जनरेशन स्टेशन में यूज होता है, साथ साथ थर्मल स्टेशन में भी यूज होता है, जो कि आसपास ऑयल वॉयल फील्ड के हो वहां पे। देन देर आर ऑलवेज डिसएडवांटेजेस, बेन एंड बोन दोनों होते हैं, तो डिसएडवांटेजेस आपके सिलेबस में आपको पढ़ना पड़ेगा, यस। पेट्रोलियम इज अ नेचुरल फॉसिल फ्यूल एंड नॉन रिन्यूएबल। आप उसको जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा जल्दी वो खत्म होगा। एंड बिकॉज इट इज नॉन रिन्यूएबल, उसको बनने में लॉट एंड लॉट ऑफ ईयर्स लगेंगे, मिलियन ऑफ ईयर्स लगेंगे। वी डोंट नो वो वापस आएगा या नहीं आएगा। उसके डिमांड के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि वो बहुत जल्दी डिप्लेट हो सकता है। और जितना आप एक्सट्रैक्ट करोगे और बर्न करोगे पेट्रोलियम को, उतना ही ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस होगा, विच इज रियली 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 नॉट गुड फॉर आवर इन्वायरमेंट, एंड इससे पोल्यूशन भी होता है, ओके? इट कॉस्ट जो है वो काफी हाई होता है क्योंकि लिमिटेड सप्लाई है और उसका डिमांड भी ज्यादा है। इसकी वजह से जो पेट्रोलियम है उसका कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा होता है, दैट इज हाई होता है। इट इज हाईली इनफ्लेमेबल एंड कैन कॉज फायर्स। मतलब बहुत जल्दी इट्स कैची टू फायर, बहुत जल्दी ही उसको इट कैन कैच फायर बहुत
जल्दी. During extraction from sea or transportation, if oil spills in water, it can produce a water cause death of number of marine animals. ये हुआ है. आप अगर देखो बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रखे हैं इसके पहले भी, अगर आप देखे होंगे मीना वाटर डिजीज वगैरह जिससे आया था, ऑयल स्पिल्स की वजह से ये सारे होते हैं. ब्लास्ट भी होते हैं बहुत सारे. फाइन. अगर आपको पता हो, अगर वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा चीज जो है, ज्यादा से ज्यादा बल्क में जो चीजें ट्रांसपोर्ट होती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, वो एयरप्लेन मोड से नहीं होती है या फिर वो एयर मीन से नहीं होती है, वो वाटर मीन से होती है, बिकॉज इट इज चीप. तो अगेन अगर बहुत चीप है ना, अगर उस तरीके से भी हो रहा है और गलती से भी अगर ऑयल स्पिल यानी कि लीक हो गया, पानी में वो ऑयल जाने लगा, वो जो पूरा एरिया है, आपको पता है वो मिलता नहीं है ऑयल कभी भी पानी से, तो वो ऊपर ऊपर रह जाता है. साथ साथ ज्यादा क्वांटिटी होने की वजह से जब मरीन लाइफ उसको इनहेल करता है तो उनके लाइफ को प्रॉब्लम हो सकता है. मरीन लाइफ के ऊपर हम भी डिपेंडेंट है, हम भी कंज्यूम करते हैं सी फूड. if we consume we also get harm. It's harmful for humans, it's harmful for marine animals. It's harmful even for the water, even for the environment. So yeah, there are disadvantages of things like this. Then again, there is oil refineries, so we'll go through it. Oil refineries के बारे में हम पढ़ेंगे. Fine. देख लेते हैं. Oil refineries, crude oil is refined and processed in refineries. हमें पता है क्रूड ऑयल डायरेक्टली यूज नहीं होता है, उसको प्रोसेस करना पड़ता है, उसको रिफाइन करना पड़ता है. फाइन. उनमें okay, refineries produce light okay. The Reliance Petroleum Limited at Jamnagar in Gujarat was the first refinery in the private sector. ये क्वेश्चन कहीं से भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगेन जान के रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल. सो आई रियली वांट आपकी जान के रखो एटलीस्ट क्या पढ़ाया जा रहा है. आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं आपको जान के रखनी ज्यादा जरूरी. ओके, सो व्हाट वाज आई टेलिंग? आई वाज टेलिंग दैट जो रिलायंस कंपनी है, ओके, जो कहाँ पे है, जामनगर वाला, गुजरात में. इट इज द फर्स्ट एवर रिफाइनरी प्राइवेट सेक्टर में. बहुत सारे रिफाइनरी जो है वो अलग अलग जगह पे सिचुएटेड हैं. ठीक है, और स्पेशली वो ज्यादा ऐसे जगह पे होता है जहाँ से आपको ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा ना पड़े. इट्स अ वेरी स्मार्ट मूव. बेसिक यहाँ पे आपके कुछ बेसिक कंपोनेंट्स दिए हुए हैं. ठीक है, जो आपको क्या बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें ऑयल रिफाइनरी से प्रोड्यूस होती है, क्रूड ऑयल से प्रोड्यूस होती है. ये सारी चीजें जो कि उनके ऑल्टरनेटिव में भी काम करती है, एंड साथ साथ उनके उनसे प्रोड्यूस होती है. क्रूड ऑयल से क्या क्या चीजें हैं? बिट्यूमिन, पेट्रोलियम, कोक, फ्यूल, लुब्रिकेंट्स, बहुत सारी चीजें, हाई एंड प्रोडक्ट्स जो काफी ज्यादा डिमांड में होते हैं. जो आपका मेन चीज सिलेबस में है वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन. एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों हमने पढ़ लिया. अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, विच इज आर डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपके सिलेबस में है. कहाँ कहाँ मिलता है? अब देखो, जगहों का नाम यहाँ पे दिया हुआ है. स्पेशल इंपॉर्टेंट मेन एरियाज है यहाँ पे. तो कुछ बेसिक नाम है जो आप एक बार रीड कर सकते हो. कैन जस्ट रीड इट, पॉज इट एंड रीड इट. ओके, आपके पास बुक है आई नो, बट स्टिल पॉज इट एंड रीड इट. अगेन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मेन एरियाज है जहाँ पे ये ऑयल्स आपको मिलते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपको देखो एक मैप बनाया हुआ है और उसके साथ भी बहुत सारी चीजें दी हैं. इंपॉर्टेंट एरियाज में कुछ मिला करके तीन एरियाज दिए हुए हैं. विल जस्ट डिस्कस, विल गो थ्रू इट. सबसे पहला है मुंबई हाई. ओके, तो in Maharashtra, about 176 kilometers of Mumbai in the Arabian Sea, a huge oil deposit known as Mumbai High was struck in 1974. ठीक है, Mumbai High is the most productive oil field and has a reserve of 5 crore tons of oil. तो यहाँ पे आपको मुंबई हाई के बारे में इतना जानना is enough कि वो कहाँ पे है, कब वो स्ट्रक अप हुआ, कब वो फॉर्मेशन में आया, कितना क्वांटिटी ऑफ ऑयल वहाँ मिलता है कि जिसकी वजह से वी कॉल इट सच ह्यूज प्लेस. फाइन. इट इज मतलब कब खोजा गया था ये हमें पता चल गया, कितना क्वांटिटी ऑफ ऑयल वहाँ पे है ये भी हमें पता चल गया. Okay. It is higher than the normal height, and oil is taken from the depth of over 1,400 meter with the help of a specific design platform known as
सागर सम्राट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कैसे हम लोग वहां से ऑयल निकालते हैं, ये भी हमें पता चल रहा है। वी नो दिस दैट हाउ कैन वी गेट ऑयल फ्रॉम देयर, वी गेट ऑयल फ्रॉम देयर थ्रू दिस मीन्स द द इक्विपमेंट, द बिग मशीन कॉल्ड एज सागर सम्राट, जिसके अंदर से हम लोग मतलब जिसके थ्रू हम लोग ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। कुछ 1400 मीटर डेप्थ में वी गो एंड एक्सट्रैक्ट द ऑयल। यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं ऑयल फील्ड्स के, और एक चार्ट ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिया हुआ है जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट रिफाइनरीज के नाम मिल जाएंगे। प्लीज गो थ्रू इट। यहाँ पे हम लोग और एक देखते हैं, ऑयल फील्ड्स ऑफ ईस्टर्न रीजन। इसके बारे में क्या दिया हुआ है कि इंडियाज ओल्डेस्ट एंड important oil bearing area in the eastern part of the is the eastern part of Himalayas, Assam। हिमालय की ईस्टर्न साइड में अगर आप देखो तो आपको दिखेगा आसाम रीजन में इंडिया का सबसे पुराना ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पॉइंट्स जहाँ पे आपको ऑयल मिलता है। ठीक है, The Goi oil field situated in Lakhimpur district of Upper Assam is the biggest oil field in India. Okay, this question might come and आपको भी ये जानकर मतलब पढ़ रहे ऑयल फील्ड्स के बारे में तो ये तो पता होना चाहिए कि इंडिया में सबसे बड़ा कौन सा है। मोरन, ओके, होसंगपुर एंड क्या क्या नाम है ना, उफ, ये सब कुछ और ऑयल फील्ड्स हैं जो कि आपको मिल जाएंगे। तो जनरल नाम कौन सा याद रखने का जरूरत है, इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट वाला, बाकी सारे नाम इट्स ओके इफ यू डोंट प्लान, बट अगेन डिस्ट्रीब्यूशन है। सो हाँ, कुछ ये जो तीन इंपॉर्टेंट नाम है, द फर्स्ट वन बीइंग मुंबई हाई, देन ऑयल फील्ड ऑफ ईस्टर्न रीजन। ईस्टर्न रीजन के कुछ तीन चार नाम दिए हुए हैं, आप बस एक चार्ट बना लेना, आप एक बेसिक चार्ट बना लेना जिसके थ्रू आपको याद रहे। जब भी आप पढ़ो पेंसिल से एक बार हाईलाइट करके उस जगह को लिख देना, आपको याद रहेगा। यहाँ पे ही आपके एक दो तीन और एक हिमालयस वाला नाम, और ये फाइनली आपके वेस्टर्न रीजन्स के नाम। ये गुजरात में कैम्बे बेसिन इज द साइट ऑफ द मेन ऑयल बियरिंग सैंड। द अदर ऑयल फील्ड्स जो गुजरात में है, कलोल, कोयाली, कोसांबा, ये सब नाम एक बार जस्ट देख लेना। ठीक है, और भी कुछ बेसिक नाम दिए हैं कि और कहाँ कहाँ आपको मिल जाता है, तो ठीक है, इट्स जस्ट जनरल, दो चार नाम जस्ट देख लेना, नॉट इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, हर एस्पेक्ट से इम्पोर्टेंट है। प्लीज 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 गो थ्रू। आपके सिलेबस का लास्ट दैट इज नेचुरल गैस के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, एंड इसके बाद आपका जो हाइडल प्रोजेक्ट का भकरानंगल डैम और हीराकुंड डैम दो आपके सिलेबस में, उसको हम लोग एक बार डील करेंगे। फाइन, सो नेचुरल गैस के बारे में देख लेते हैं एक बार। अगर सो नेचुरल गैस जो है वो क्योंकि मिनरल से बनता है, ओके, मिनरल ऑयल से बनता है, ये भी एक पेट्रोलियम का ही पार्ट है। मैंने आज ही आपको क्लास में एक्सप्लेन किया था कि पेट्रोलियम के यहाँ, सॉरी, दो चार्ट बना लो, एक जो आपका नेचुरल गैस है और एक जो आपका पेट्रोलियम ऑयल जिसको आप बोल सकते हैं क्रूड ऑयल। ठीक है, प्रोबेबली फाइन। यहाँ पे देखो नेचुरल गैस ये वाला हो गया। Therefore, an oil field yields natural gas almost invariably. It is mainly composed of methane. 95% कंपाउंड मीथेन का रहता है, जिसमें से छोटे 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 अमाउंट ऑफ प्रोपेन रहते हैं और इथेन रहते हैं। ये एक फॉसिल फ्यूल है। नेचुरल गैस का जो डिपॉजिट है वो मेनली ऑयल डिपॉजिट से मिलता है, क्योंकि ये कैसे बनता है, जब डिकम्पोज हो जाता है आपका रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, ओके, बरीड अंडर द अर्थ, तो वहां से आपका नेचुरल गैस आता है। यानी आपने पढ़ा क्या क्या, आपने पढ़ा पेट्रोलियम में क्रूड ऑयल आपने पढ़ा, और आपने पढ़ा डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस। अब आप पढ़े नेचुरल गैस जो कि मिनरल ऑयल से निकल करके आता है। नेचुरल गैस ऑलमोस्ट इनवेरिएबल है, साथ साथ उसका कॉम्पोजिशन 95% मीथेन रहता है और बाकी का इथेन और प्रोपेन रहता है। ये एक फॉसिल फ्यूल है। ये कैसे बनता है, इसका जो एक्सट्रैक्शन या बनना जो है वो डिकम्पोजिशन से होता है। जो रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बचते हैं, आपका जो भी डोमेस्टिक वेस्ट होता है, उन सब चीजों से बनता है क्या, नेचुरल गैस, जो आपके जमीन के अंदर से बन करके आता है। राइट, अगेन गैस जो व्हीकल्स को चलाने के लिए भी काम आता है, उसको हम लोग बोलते हैं CNG, विच इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इसका जो नाम है इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस। ओके, कॉम्प्रेस्ड होता है बस, क्योंकि LPG जो आप लोग यूज करते हो, फाइन, आपके डोमेस्टिक पर्पज में वो यूज होता है, साथ साथ और भी बहुत सारी जगहों पे LPG यूज होता है। द नेचुरल गैस सप्लाइड फॉर हाउस होल्ड गैस, इसको हम LPG बोलते हैं, लिक्विफाइड होता है वो।
वो एक बाई प्रोडक्ट है। अब देखो बाई प्रोडक्ट क्या होता है, जब हम लोग मेन प्रोडक्ट बना रहे होते हैं वन लाइन में, ठीक है, तो जब दो टाइप के प्रोडक्ट्स वहां पे निकल जाते हैं। अब जरूरी नहीं है दोनों ऐसा हो कि एक आपका बाई प्रोडक्ट हो और एक आपका मेन प्रोडक्ट हो, नहीं। एक्चुअली होता ये है कि दोनों भी बाई प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, दोनों भी मेन प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। अब तुम लोग पूछोगे ये क्या होता है। तो जब आप एक लाइन ऑफ प्रोसेस से एक सामान बना रहे होते हो, साथ साथ में उसके अलग अलग टाइप का सामान निकल जाता है। अगर मैं एक बेसिक एग्जांपल आपके सामने रखूं, वो होगा आपका शुगर केन। आपने देखा होगा एक भैया आते हैं ऐसे ऐसे करके चलाते हैं, और आपको क्या, वो एक गन्ने का एक लंबा सा वो डालते हैं, स्टिक डालते हैं, साथ में एक तरफ से जूस निकलता है और एक तरफ से उसका जो रेसिडुअल या लेफ्ट ओवर, जिसको आप क्या बोल सकते हो। ओहो। हाँ। क्या हो रहा था, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, ओके। हाँ, तो क्या मैं बोल रही थी शुगर केन के बारे में, राइट। दैट होता क्या है, जब शुगर केन आप उस मशीन में डालते हो, ठीक है, आप उसको प्रोसेस करते हो, एक तरफ से आपका जूस निकलता है और एक तरफ से आपका लेफ्ट ओवर निकलता है। उससे मोलेसेस भी बनते हैं, यानी अगर आप शुगर बीट करते हो, अगर आप शुगर केन को यूज करते हो, तो उसका एक बाई प्रोडक्ट निकलता है जिसको मोलेसेस भी बोलते हैं। अब शुगर जूस या शुगर अलग हो गया, मोलेसेस अलग हो गया। प्रोडक्शन में गया शुगर केन था, निकल के इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। जिसका प्राइस सबसे ज्यादा होता है या जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, उसको बोलते हैं मेन प्रोडक्ट, यानी जिसको हम लोग एक्चुअली बना रहे थे। और जिसका वैल्यू कम होता है या फिर उसके साथ साथ निकल जाता है, हम बना नहीं रहते पर साथ साथ निकल जाता है, उसको बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि यहाँ पे एलपीजी जो है, वो बाई प्रोडक्ट होता है। जब आप ऑयल, क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हो, तो ये सारी चीजें निकलती है। द ओनली रीजन हम लोग पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड बोलते हैं। देखो कितने सारे बाई प्रोडक्ट्स है उसका, और सबका वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। क्या एलपीजी आपको सस्ते में मिलता है? क्या आंसर इज बिल्कुल नहीं। पैसे देते हैं मैम हम लोग बहुत ज्यादा, राइट। ओके। तो ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी देख लिए। एलपीजी में यही है और बेसिक कुछ है नहीं। उसके बाद है कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, जो हमने अभी अभी बात की, दैट इज सीएनजी। ओके, इट इज बीइंग यूज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव टू पेट्रोल। जो आपकी ऑटो डू पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ये सारी चीजें लगते हैं, ऑटो रिक्शा जी देखो, इन सब चीजों से चलते हैं, ये भी एक बाई प्रोडक्ट ही है। अब जो आपके सिलेबस में मेन है, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन। कहाँ कहाँ मिलता है? मुंबई हाई से भी मिलता है, देखो कहीं भी जहाँ भी पेट्रोलियम मिलेगा, जहाँ पे भी आप लिक्विड फॉर्म में उसको, क्रूड क्रूड ऑयल जो होता है उसका लिक्विड फॉर्म में आप उसको आगे प्रोसेस कर रहे हो, ये सारी चीजें ऑलरेडी निकली। तो मुंबई हाई इतना बड़ा प्रोड्यूसिंग यूनिट है, इतना बड़ा डिस्कवरी है वहां पे, वहीं से सब कुछ मिलता है, स्ट्रक हुआ था वहां पे, तो ऑब्वियस सा बात है वहां से तो मिलता ही होगा। बाकी का जो प्रोडक्शन है वो कहाँ का होता है? आसाम, तमिलनाडु, राजस्थान और त्रिपुरा में, ठीक है। एडवांटेजेस क्या क्या है देख लेते हैं। कंपेयर टू पेट्रोलियम और कोल, नेचुरल गैस इज एन इको फ्रेंडली फ्यूल। नेचुरल गैस को छोड़ के बाकी सारे जितने भी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज थे, सबके सब बहुत ज्यादा हार्मफुल है फॉर द इन्वायरमेंट, ओके। एज इट कॉजेज लेस डैमेज टू द इन्वायरमेंट, नेचुरल गैस थोड़ा सा इको फ्रेंडली है, सो या। इट इज इजियर टू प्रिजर्व देन अदर फ्यूल्स, बाकी के जो फ्यूल्स है उनसे ज्यादा आसान होता है इसको प्रिजर्व करना। पाइपलाइंस वगैरह में लीक वीक कम होता है, और अगर स्पिल वगैरह भी हो जाए तो इतना बड़ा इशू नहीं होता है जितना बाकी ऑयल वगैरह को लीक होने पे हो जाएगा। इट कैन बी पाइप्ड इनटू हाउसेस फॉर हीटिंग एंड कुकिंग पर्पस, इसको आप कुकिंग वगैरह पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, बहुत सारे अप्लायंसेस चलाने के लिए यूज कर सकते हो। इन शॉर्ट देर आर वेरियस वेरियस यूज। इट इज अ क्लीनर चीपर फ्यूल देन डीजल और गैसोलीन। ऑब्वियसली ये थोड़ा सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर टू बाकी के फ्यूल्स। इट इज लाइटर देन एयर, बहुत हल्का होता है, जिसकी वजह से इसका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो काफी इजी हो जाता है अगेन, फाइन। और इट इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन, अमोनिया और फर्टिलाइजर्स, यानी कि बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस करने में भी फर्दर ये काम आता है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। लीक्स बहुत ज्यादा होते हैं, अगर आपको पता होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में। मैं ये नहीं बोल रही हूँ एलपीजी या कुछ था, बट वो मीथेन था, उसमें फर्टिलाइजिंग एजेंट्स से, वो केमिकल पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए वो सारी चीजें काम आती थी। पर लीक तो हुआ था, यानी गैसेस आर अब्रप्ट टू लीक, मतलब बहुत इजी है बाय डिफॉल्ट वो लीक हो सकते हैं, एंड लीक होने के साथ साथ बहुत बड़ा कारनामा हो सकता है, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता है, बिकॉज इट्स इन्फ्लेमेबल। For use as a fuel, except for methane, all other constituents of natural gas have to be extracted. उनको extract करना जरूरी है. Processing results in many byproducts.
जब आप नेचुरल गैस को प्रोसेस करते हो तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स निकल करके आते हैं, जैसे कि हाइड्रोकार्बन हो गया, इथेन हो गया, सल्फर हो गया, वाटर, हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें, राइट। लाइक ऑल फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस तो फाउंड इन अबांडेंस, मतलब ज्यादा क्या बोलते हैं, क्वांटिटी में मिलता है, इज नॉन रिन्यूएबल एंड हेंस इज लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। एक ना एक टाइम पे ये भी खत्म हो जाएगा, भले ही इको फ्रेंडली हो थोड़ा बहुत, भले ही ये ज्यादा अमाउंट में मिलता हो, बट अगेन क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल है, ये खलास हो सकता है। द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नेचुरल गैस प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज फेयरली एक्सपेंसिव। आप इजीली बस ऐसे जाके बाल्टी में से, सॉरी, कुएं में से बाल्टी डाल के नेचुरल गैस नहीं निकाल सकते हो, गुब्बारे में नहीं भर के ला सकते हो, ऑब्वियसली काफी बड़ा सेटअप लगता है उस चीज को एक्सट्रैक्ट करने में। नेचुरल गैस को जब आप फ्यूल की तरह व्हीकल्स वगैरह में यूज कर सकते हो, तो वो आपको थोड़ा कम माइलेज देगा एज कम्पेयर टू गैसोलीन। आपके सिलेबस में हाइडल पावर में दो ही चीजें, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्ट आपके सिलेबस की चीज में हम लोग कूद के आते हैं। द फर्स्ट वन बीइंग भाखरा नंगल डैम। नाम से डरो मत, ये बकरा नहीं है, दिस इज भाखरा। भाखरा नंगल प्रोजेक्ट जो है वो एक जॉइंट वेंचर है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की गवर्नमेंट्स का। सो इट्स अ जेवी, जेवी बोले तो जॉइंट वेंचर, मिलके बनाया इन्होंने। मैम क्या पार्टनरशिप? बिल्कुल नहीं। ये जो दो डैम्स है, भकरा नंगल, दो डैम्स जो हैं, एक है आपका भकरा और दूसरा है नंगल। ये टुगेदर इन दोनों ही डैम्स का नाम या प्रोजेक्ट का नाम था भकरा नंगल डैम। ठीक है। तो भकरा नंगल जो प्रोजेक्ट है, उसमें कौन कौन से डैम्स इन्वॉल्व है और क्या क्या चीजें उसमें इन्वॉल्व है, तो ये चार चीजें उसमें इन्वॉल्व है। दो डैम जो कि एक भाखरा में है और एक नंगल में। नंगल हाइडल प्लांट, पावर हाउसेज हैं, और भखरा कैनल सिस्टम। इतनी सारी चीजें मिलकर कंप्राइज करके बनाती है क्या आपका भखरा नंगल डैम प्रोजेक्ट। तो प्लीज ये मत बोलना भखरा नंगल एक डैम है, जी नहीं, भखरा नंगल एक डैम बिल्कुल भी नहीं। ओके, अब एक एक के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। भखरा डैम कहाँ है, वो बिल्ड कहाँ पे बना है, वो सतलज रिवर के पास बना है, जो कि आपका पंजाब बॉर्डर और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे है। वो 90 किलोमीटर लॉन्ग रिजर्वर पे है। ठीक है। बकरा डैम को हम लोग और एक नाम से जानते हैं। व्हाट इज दैट मीन? जस्ट सी दैट, दैट इज गोविंद सागर। ठीक है। उसका स्टोरेज कैपेसिटी 9.3 बिलियन क्यूबिक मीटर्स तक है। सो या इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगेन नंगल डैम, नंगल डैम आपका कंस्ट्रक्ट कहाँ पे हुआ है? ऑन द रिवर सतलज, जो कि पंजाब में है, और ये सप्लाई करता है पानी, ठीक है, भकरा इरिगेशन कैनल्स को। पावर हाउस क्या करता है? 4 पावर हाउसेस है इन जगहों पे, जो कि रेगुलेट करते हैं डैम को, ठीक है, डैम के फ्लो को ऑब्वियसली, of the Mahanadi River and produces hydroelectricity through several hydroelectric plants. तो जितने सारे डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स है, वहां से पावर लेकर के दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ये जो डैम है वो कंट्रोल करता है फ्लड्स को महानदी रिवर पे, और इरिगेशन भी पॉसिबल है इसके थ्रू, जो कि 75,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड को इरिगेट कर सकता है। ये जो प्रोजेक्ट है वो रावी और खारिफ इरिगेशन, जो कि बहुत सारे डिफरेंट रीजन जैसे कि बोलनगर, बोलनगी सॉरी, और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। जो वाटर रिलीज होता है इन प्लांट से, सॉरी, माय बैड, रियली सॉरी, we just skipped a page we did of this portion was of Hirakun. I'm really sorry about that. Please cooperate. मैंने जो भी अभी बताया वो हीराकुंड के लिए था, सॉरी। यहाँ पे नेटवर्क इशू, उसके ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, मेरा दिमाग भी स्लिप कर गया, सॉरी। ओके, सो एक बार हम लोग एक बार ठीक से पढ़ लेते हैं। पावर हाउस का बात हो रहा था कि वो 4 पावर हाउसेज हैं, ठीक है, डिफरेंट जगहों पे, जो कि राइट बैंक पावर हाउस हैव अ कंबाइंड इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 1204 मेगावाट। ठीक है। तो जी बेसिकली यहाँ बताया कि पावर हाउस का कैपेसिटी कितना है। देन अगेन देयर इज भाखरा कैनल सिस्टम, जो प्रोवाइड करता है इरिगेशन फैसिलिटीज अराउंड 10 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड, जो कि आपके पंजाब में है।
यानी इतना बड़ा जगह को, इतने बड़े जगह को इरिगेट करने में हेल्प करता है प्रोबेबली। एम क्या है इन प्रोजेक्ट्स के कि पानी प्रोवाइड कर सके इरिगेशन के लिए, फाइन। देन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोड्यूस करना, और फाइनली जो सतलज और बीज रिवर के बीच में जो बहुत ज्यादा फ्लड आता है उसको कंट्रोल करना, फाइन। डैम क्या करता है? डैम होल्ड करता है एक्सेस पानी को जो कि मानसून में आता है, ऑब्वियस सा बात है। ओके, एंड फाइनली द डैम प्रोवाइड इरिगेशन, जो कि अलग अलग जगह, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन जगहों पे, स्पेशली राजस्थान में तो बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो वहां पे डैम के थ्रू इरिगेट करते हैं ये लोग। भकरा मेन लाइन इज अ कैनल दैट मोस्टली सप्लाइज इरिगेशन वाटर टू हरियाणा। हरियाणा में जो पानी जाने का सोर्स है वो मेनली कहाँ से आता है? भकरा मेन लाइन से। Bakra Dam has 10 power generators with 5 on each side. Great. Okay. The power generated at Bhakranangal is distributed among partner states. Partner states कौन-कौन थे जो लोग इन प्रोजेक्ट को मिलके बनाए? इन लोग के बीच में ये क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट। ये हीराकुंड डैम मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। हीराकुंड का बेसिक इंट्रोडक्शन एक बार देख लेते हैं कि वो महानदी रिवर क्या क्रॉस बिल्ट हुआ है 15 किलोमीटर फ्रॉम सांबलपुर इन उड़ीसा में है ये। इट इज वन ऑफ द फर्स्ट मेजर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट अगर मैं बोलूँ तो एक प्रोजेक्ट से बोलते हैं ना, एक चीज से दो निशाने, जैसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होता है। आप एक काम करते हो पर इसके थ्रू बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट काम आप कर लेते हो, टारगेट कर लेते हो। साथ साथ मैंने अभी ऑलरेडी बता दिया कि कितने जगहों को ये इरिगेट करता है, साथ साथ में कहाँ कहाँ पे पानी देता है, कौन कौन से क्रॉप्स के लिए सूटेबल है, क्योंकि उन उस टाइम पे उस जगह पे ये पानी की वजह से ही कहीं ना कहीं ये क्रॉप्स अच्छे से फर्टाइल हो पाते हैं। अगेन महानदी रिवर का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी, बहुत सारा डिफरेंट सारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी इस ही डैम की वजह से पॉसिबल है। तो आपके सिलेबस में जो भी था मैंने वो कवर कर दिया है। आई नो इट वाज थोड़ा सा जल्दी जल्दी में, बट प्लीज कोऑपरेट गाइस। अगेन हमने काफी सारी चीजें, डिफरेंट चीजें हमने पढ़ ली, एंड आई रियली होप दैट आपको समझ भी आया हो। थोड़ा सा बीच में इलेक्ट्रिसिटी एंड डिफरेंट चीज़ों का इशू हो गया था, सो जस्ट पार्डन। मैं घर पे नहीं हूँ बट स्टिल आप लोगों के लिए मीटिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ। दिस इज अ प्राइवेट लिंक, सो ये सिर्फ आप लोगों के पास ही जाएगा, सो मेक श्योर इसको आप आगे सर्कुलेट ना करो, बिकॉज यू हैव पेड फॉर इट, सो सी इट। एंड ऑब्वियसली हमारा रिविजन होगा आगे, विल गो थ्रू इट, विल रिवाइज थिंग्स अप, एंड प्लीज मेक श्योर कि जस्ट लर्न दिस। आप अच्छे से पढ़ लो, आप अच्छे से समझ लो, एंड या दैट्स इट। just this chapter is completed, so इस week obviously इसका assessment होगा। एंड इस हफ्ते अगर मैं बिल्कुल किसी को भी बख्शूंगी नहीं कि हाँ अच्छा चलो ये बच्चा नहीं था उस दिन या नहीं था उस दिन, क्योंकि मैंने अच्छे से आज ही रिवाइज करवा दिया। साथ में ये तो आपके पास लिंक है, तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके स्लो करके अच्छे से पढ़ सकते हो। मेक श्योर ये चैप्टर साथ साथ खत्म हो जाए, भले आपको 2 बार 4 बार 5 बार पढ़ना पड़े, इसको डजेंट मैटर, बट मेक श्योर कि अच्छे से आप पढ़ लो। just study guys, it's important for you to study. All the best, and yeah, we'll see you soon. Bye.